क्योंकि ये देखो, ये एक बहुत सटल वे में आप लोग को समझने की चीज, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होता है जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने से मिलता है आप लोग। तो वो क्या मैं बताता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 1 ऑफ अरेंजमेंट। ये भी एक रिक्वायरमेंट था वन ऑफ द स्टूडेंट्स का, नितिन बोल के। उन्होंने बोला कि अरेंजमेंट्स के ऊपर वीडियो बना लो, क्योंकि उनका शायद अरेंजमेंट्स का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा वीक होगा, या फिर जो भी है, तो मैं आप लोगों को डेवलप करने में जो है वो मदद करूँ। तो अरेंजमेंट्स में पहला चीज जो जानना है कि अरेंजमेंट्स में 3 सब टॉपिक होते हैं। तो अभी उन्होंने तो वेगली बता दिया है कि अरेंजमेंट्स करना है करके, लेकिन कौन सा अरेंजमेंट का टॉपिक है ये उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। तो अरेंजमेंट्स में जो पहला टॉपिक होता है वो होता है लीनियर अरेंजमेंट। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है सर्कुलर अरेंजमेंट का। और तीसरा जो होता है वो होता है मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो ये 3 वे में जो है अरेंजमेंट होता है। तो लीनियर अरेंजमेंट मतलब क्या? लीनियर अरेंजमेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्टैकिंग करते हैं अपने जो प्रोडक्ट है उसका। तो अभी प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमेशा कोई ये मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी वो इंसान की ही बात करते हैं। तो एक एग्जांपल देने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग में 6 फ्लोर है। तो 6 फ्लोर में लोग कैसे कैसे रहते हैं उसका स्टैकिंग करना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन किधर रहता है ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने को। तो ये एक हो गया वर्टिकल स्टैकिंग में। और लीनियर अरेंजमेंट का दूसरा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल वे में। हॉरिजॉन्टल वे यानी कि अगर आप लोग के फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप है तो कौन किसके बाजू में बैठेगा, वो सब अरेंजमेंट होता है। तो ये कंसेप्ट आता है लीनियर अरेंजमेंट के अंदर। सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ साथ जब इसका एलओडी 2 हो जाएगा, यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 हो जाएगा, तब ये लीनियर में भी डबल लीनियर हो जाएगा। तो बोला जाएगा ये किसी के तो ऑपोजिट बेटा है और ये इसके डायगोनल बेटा है, वैसे सब कंसेप्ट ऐड ऑन होते जाएंगे। और जो इजियर कंसेप्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्ट करने की कोशिश करें। तो ये हुआ लीनियर अरेंजमेंट का। सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत सिंपल है। अगर एक राउंड टेबल में बैठा है लोग, मतलब ऐसा 1 2 3 4 ऐसा एक दूसरे के ऑपोजिट वगैरह बैठा है, तो वो होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर टेबल रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह दिया होगा तब अपने को जल्दी से समझ में आएगा कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो उसको कैसे टैकल करने का है वो। मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट रहता है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट का जो एग्जांपल वगैरह है ये मैं आप लोगों को इधर बता के और कंफ्यूज नहीं कराना चाहूंगा, लेकिन इसमें आप लोग ऐसे समझो कि 3 by 3 मैट्रिक्स बनेगा और उसमें आप लोगों को फिल इन करना पड़ेगा कि कौन किधर आ रहा है वगैरह वैसे। तो अब तक तो जो था इसमें दो दो ही कंडीशन था, यानी कि फ्लोर्स था और आदमी लोग थे। तो फर्स्ट फ्लोर में इसको बिठाना, सेकंड फ्लोर में इसको बिठाना, वैसे था। लेकिन अगर मल्टीपल चीजें आ जाती कि लाइक फर्स्ट फ्लोर में एक कपल रहता है और उन लोग के पास है पिंक कलर का कार, या फिर ऐसे और मतलब फ्लोर है, फिर उसके साथ साथ एक कपल है, उनके डिटेल्स है और उनके साथ साथ उनका प्रोफेशन है। समझो कि प्रोफेशन ऐसे वो टीचर है या फिर स्टूडेंट है या फिर बिजनेस पर्सन है। अगर ऐसे ऐसे करके और कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश करेगा तब हो जाएगा वो एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है ये सबसे डिफिकल्ट होता है और ये करने के लिए बहुत स्किल्स लगते हैं, बहुत। आप लोगों को अरेंजमेंट यानी कि लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट है, इस पे आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। तो मैं भी जब मेरा जो वीडियोस निकलेगा तो मैं ऐसे ही मोशन में जाने की कोशिश करूंगा कि पहले मैं जो है वो लीनियर अरेंजमेंट लूंगा, फिर उसके बाद मैं सर्कुलर अरेंजमेंट में टच अपन करूंगा और फाइनली अपन जाएंगे मैट्रिक्स अरेंजमेंट।
तो लीनियर अरेंजमेंट का मैं टोटल 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अपन बेसिक्स LOD 1 और LOD 2 के कंसेप्ट देखेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट क्योंकि एक सिंपलर टॉपिक है, ये इसको मैं एक वीडियो में ही कंप्लीट कर दूंगा। और अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं और इसके क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा और सिखा दूंगा। और जो तीसरा मैट्रिक्स वाला है, इसमें मैं 2 से 3 वीडियो ले लूंगा, क्योंकि उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है और बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, देखो मेरे को एज सच कंसेप्ट कुछ बताना नहीं है लीनियर अरेंजमेंट का, जब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। इसमें बेसिकली कंसेप्ट ऐसा होता है कि सिटिंग टू द राइट। सिटिंग टू द राइट मतलब क्या होता है, मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ थोड़ा। तो सिटिंग टू द राइट मतलब ये होता है कि इफ स्टेटमेंट है अजय इज सिटिंग टू द राइट ऑफ विजय, ऐसा बताया, तो विजय आएगा, विजय के राइट में अजय होगा। तो विजय के राइट मतलब इमीडिएट राइट होता है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। राइट यानी कि कोई भी प्लेस लेगा, ये वाला प्लेस ले सकता है, ये भी कहीं पे भी अजय आ सकता है। ठीक है। तो ये हुआ सिटिंग टू द राइट का मतलब। लेकिन अभी सेकंड कंडीशन है, इसमें बोला है कि अजय इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ विजय। इमीडिएटली मतलब जब इमीडिएटली वर्ड आता है तब समझ जाने का, जस्ट उसके बगल में। ठीक है। तो जस्ट उसके बगल में ये हुआ इमीडिएटली राइट का ये कंसेप्ट। राइट के साथ साथ लेफ्ट भी हो सकता है, टॉप भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है, ये तो आप लोग समझ ही जाना कि क्या है। मैं सिर्फ वो वर्ड का एम्फोसिस कर रहा हूँ कि जो कीवर्ड है अपना, उस पर फोकस कर रहा हूँ। और कीवर्ड जो है वो हो रहा है इमीडिएटली। ठीक है। ये 1 mm मत समझना, इमीडिएटली। तो ये एक कीवर्ड हो गया। और ये जनरली लिखा गया है कि टू द राइट कर। और अभी तीसरा अगर मेरे को कुछ बताना है, तब मैं वो ये बताऊंगा कि वन प्लेसेस टू द राइट। वन प्लेस टू द राइट या टू प्लेस टू द राइट, ऐसे सब आता है। तो वन प्लेस टू द राइट यानी कि इमीडिएटली राइट हो गया। इफ अजय इज सिटिंग वन प्लेस टू द राइट ऑफ विजय बताया है, मतलब अजय जो है इमीडिएटली राइट ऑफ विजय है। और अगर टू प्लेसेस राइट लिखा होगा, अगर टू प्लेसेस राइट, तो फिर बीच में एक गैप छोड़ के इधर लिखोगे अजय। मतलब विजय के पर्सपेक्टिव में ये वन प्लेस टू द राइट ऑफ विजय हुआ और ये टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ विजय हुआ। तो ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे तो पूरा कवर नहीं किया, लेकिन जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा ज्यादा फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे को एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है अरेंजमेंट्स का ये बताना है। सिर्फ अरेंजमेंट नहीं, लॉजिकल रीजनिंग कोई भी टॉपिक रहेगा, उसका सबसे पहले आप लोग जब वो पैराग्राफ पढ़ोगे, ऐसा पैराग्राफ दिया होगा 5-6 लाइन का, उसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पढ़ना। तो क्वेश्चन में भी आप लोग ऑप्शन में फोकस करना। 4 से 5 ऑप्शन रहेंगे, और ऑप्शन में भी कहीं पे भी आप लोगों को ये चीज दिखा कि कैनॉट बी डिटरमाइंड, CBD, कैनॉट बी डिटरमाइंड, ये कंसेप्ट आप लोग को दिखा, ये वाला आप लोग को विजुअलाइज हो गया, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि वो जो पैराग्राफ है या फिर वो जो क्वेश्चन है, वो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करना, आप लोग दूसरे क्वेश्चन में जाना और उसके बाद आके ये वाले क्वेश्चन को जो है टैकल करना। ये मैंने क्यों इसीलिए बोला, क्योंकि कैनॉट बी डिटरमाइंड का ये मतलब होता है कि मोर देन वन वे में सॉल्यूशन निकल सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा ये वाले क्वेश्चन। तो क्योंकि मल्टीपल सॉल्यूशन में मिलेगा, आप लोगों से हो सकता है घाई गड़बड़ी में जो है वो एक वे जो है, एक मतलब एक और जो सॉल्यूशन का मेथडोलॉजी है वो आपसे छूट जाएगा, और आप लोगों ने सिर्फ 2 सॉल्यूशन लिखा होगा, और हो सकता है कि आप लोग का जो मार्क्स है वो कट सकते हैं। तो सिर्फ ये हमेशा ध्यान देना कि जब भी अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन रहेगा या लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना और उसके ऑप्शंस देखना कि कैनॉट बी डिटरमाइंड है या नहीं है करके। तो ये देख लेना और उसके बाद ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाना। ये बताने के साथ साथ अपना थियरी हो जाता है खत्म, और जल्दी से टैकल करते हैं अरेंजमेंट्स के जो बहुत इंटरेस्टिंग से 2-3 क्वेश्चन है।
ठीक है, तो जल्दी देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या। तो पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है करके। A blacksmith has 5 irons A B C D E each having a different weight, ठीक है, और उसके बाद कुछ कंडीशन दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, पैराग्राफ दिया है, वेल एंड पैराग्राफ को स्किप करो और डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस। क्वेश्चन में कहीं पे भी आप लोग को ये दिख रहा है एम्बिग्यूटी नहीं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखूंगा, ई इज लाइटर देन डैश डैश, तो दो है, वो भी चारों ऑप्शन है और कहीं पे भी ये नहीं दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइन करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा भी है, यानी कि ये 5 ऑप्शन में से कोई तो एक जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, वैसा लिखा है। तो ये भी ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है। सेकंड लाइटेस्ट आर्टिकल जो है इसमें भी कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक भी नहीं है, इसका ये मतलब हुआ इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा तो फिर ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है 100% अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन में है गलत होने का चांसेस बिल्कुल कम है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट जो है अच्छे से पता है। और अगर कंसेप्ट अच्छे से पता नहीं है तो क्या करना चाहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो हम लोग सब कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप जरूर बताएंगे और आप लोगों को जो है 99+ परसेंटाइल है वो गारंटीड मिल जाएगा। तो ये सब हो गई ये फिजूल की बातें और जल्दी से टैकल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे टैकल करना है ये वाले क्वेश्चन को। तो स्टेप बाय स्टेप पांचों जो स्टेटमेंट दिया है वो पढ़ेंगे और उससे क्या इन्फर होता है वो लिखते जाएंगे, और लिखना भी किस वे में है वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट ए पॉइंट लिख दूंगा मैं, ए वेज ट्वाइस एज मच एज बी, तो ए इज इक्वल टू 2b हो गया, बरोबर है ना ये। तो ये इसके अलावा ये फर्स्ट स्टेटमेंट से कुछ इन्फर हो सकता है क्या, ये अपन ने पूरा जो है इन्फर कर लिया है। तो मैं ये ए ऑप्शन जो है वो मैं कट कर दूंगा, ए स्टेटमेंट जो है। फिर जाऊंगा मैं बी स्टेटमेंट की तरफ। बी स्टेटमेंट क्या दिया है, बी वेज 4.5 टाइम्स एज मच एज सी, तो बी इज इक्वल टू 4.5। अभी 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू 9/2 टाइम्स ऑफ सी। अब देख रहे हो मैं ना वो 4.5 के जगह पे 9/2 इसीलिए लिख रहा हूं ताकि मैं बार बार एक ही पॉइंट को रीड करने का नौबत ना आए। तो ये एक बार हो गया, तो ये मैं फिर से अभी पूरा कट कर दूंगा। फिर मैं थर्ड के पास जाऊंगा, तो सी पॉइंट पे गया। तो सी पॉइंट क्या है, सी वेस हाफ एज मच एज डी, तो सी इज इक्वल टू क्या होएगा, हाफ डी, सी इज इक्वल टू हाफ डी हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी अपना पूरा समझ में आ गया और पूरा यूटिलाइज हो गया। अभी इसके बाद और 2 पॉइंट बचा है, तो मैं पॉइंट डी लिख देता हूँ। तो पॉइंट डी क्या है, डी वेस हाफ एज मच एज ई, तो डी इज इक्वल टू हाफ ई हो जाएगा, ये भी हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी है, ये लिख दिया मैंने पूरी तरीके से यूज कर। अभी लास्ट जो पॉइंट है वो पढ़ते, ई वेस्ट लेस देन ए बट मोर देन सी, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ई वेस्ट लेस देन ए, ई वेस्ट लेस देन ए, तो ई जो है ए से कम हो गया, बट मोर देन सी, तो ई जो है वो सी से मोर है। ठीक है, तो अभी देखो जब भी बट या फिर कोई भी ये आता है कंजक्शन, तो इसका ये मतलब होता है ई वेस्ट मोर देन ए एंड ई वेस्ट लेस देन ए, सॉरी ई वेस्ट लेस देन ए, बट ई आएगा फिर से ई वेस्ट मोर देन सी। ठीक है, तो ऐसे समझ में आया। तो जब भी दो स्टेटमेंट ज्वाइन होता है बट या फिर एंड ऐसा कोई भी कंजंक्शन के साथ, तब अपना यही कंसेप्ट होता है, जो फर्स्ट लेटर है वो ही दोनों स्टेटमेंट का रूट वर्ड है करके। तो ई वेस्ट लेस देन ए एंड ई वेस्ट मोर देन सी, तो ई वेस्ट लेस देन ए एंड ई वेस्ट मोर देन सी, ऐसे लिख दिया। तो अपना जो पांचों पॉइंट है वो मैंने पांचों को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख दिया। इधर इधर तक पूरे तरीके से समझ में आया।
अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाना और फिर से देख लेना मैंने सारे स्टेप को, सारे स्टेटमेंट को जो है मैथमेटिकली कैसे लिखा है करके। अभी ये समझ में आया तो अभी इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज टू बी लिख सकता हूँ। ए डिवाइड बाई बी, मतलब बी को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ए इज टू बी आ जाएगा, और इसका वैल्यू जो आएगा ये आएगा 2:1। मैं ये इधर दिखा लिख के दिखाता हूँ, ए इज इक्वल टू जो है 2b आया, तो ए बाई बी ये इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अभी 2/1 को मैं 2:1 लिख सकता हूँ, ए बाई बी को जो है ए इज टू बी लिख सकता हूँ। ये तो आप लोगों को पता है, रेशियोस एंड प्रोपोर्शन में मैंने सिखाया होगा। अगर आप लोग मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो अरिथमेटिक का कोर्स नहीं देखा है तो मैं वो प्लेलिस्ट ऊपर ऐड कर दूँ। तो ए इज टू बी जो है ये 2:1 हुआ। फिर वैसे ही बी इज टू सी जो है, तो बी इज टू सी लिखूंगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9:2। ठीक है। अभी C इज टू डी है, तो C इज टू डी निकालना है, तो इसका वैल्यू आएगा 1:2। फिर उसके बाद D इज टू E है, इसका वैल्यू फिर से आएगा 1:2। और A से लेके E जो है पूरा अपन ने लिख दिया। यहां तक समझ में आया। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी को मैंने फिर से लिखा है। अभी ऐसा जब होता है ए इज टू बी, फिर बी इज टू सी, फिर सी इज टू डी, डी इज टू ई, ऐसे जब भी दिया होगा आप लोग को स्टेटमेंट, तब आप लोग ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई ये निकल सकते हो। ये जो स्टेटमेंट है इसमें से आप लोग ये इन्फर कर सकते हो, निकाल सकते हो। और वो कैसे है उसका एक छोटा सा ट्रिक है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है करके। तो चलो देखते हैं वो वाला ट्रिक क्या है। तो ए बी सी डी ई है, तो ए चाहिए तो पूरा ये वाले रो को मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई। तो 2 × 9 18, 18 × 1 18, उसको भी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो ये होएगा 18। अभी बी निकालना है, बी निकालना है तो पहले सेकेंड टर्म, मतलब फर्स्ट जो रो है उसका सेकेंड टर्म पकड़ना, और फिर उसके बाद जो है फिर से सब लोग फर्स्ट वाले कॉलम ही पकड़ना। तो 1 × 9 9 हो जाएगा, 9 × 1 9, फिर उसको इंटू 1 करेंगे तो वो भी आएगा 9। ठीक है, तो ये समझ में आया। अभी सी चाहिए, सी चाहिए तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म और ये भी एक टर्म आएगा, और उसके बाद जो दोनों है अपना फर्स्ट कॉलम से लेंगे। तो पहले और दूसरे जो रो में से सेकेंड कॉलम यूज करेंगे, और उसके बाद जो है फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 1 × 2 2, 2 × 1 2, फिर वो सब आएगा 2। फिर डी लेना है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों अपन सेकेंड कॉलम से लेंगे, और फोर्थ वाला जो आइटम है वो ही फर्स्ट कॉलम से लेंगे। तो 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 1 4। और वैसे ही अगर ई चाहिए तो मैं पूरा सेकेंड कॉलम ही लूंगा, तो 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो ये आएगा ऐसा। तो ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी, डी इज टू ई को ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई ऐसे लिख सकते हो। ये बहुत फास्ट वे में आप लोगों को मदद करेगा, और ये बहुत अच्छा ट्रिक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो अगर ये आप लोगों को ट्रिक पता है तो आप लोगों को 99 प्लस मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी ट्रिक्स जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप लोग आपके नोटबुक में एक अच्छे जगह पे लिखना, ताकि आप लोग बाद में जो है रिफर करने में आप लोग को काम आएगा। तो ये लिखने के बाद आप लोग अभी क्लियरली बता सकते हो। अभी अपना जो है अपन ने बी डी पॉइंट तक यूज किया है, और ई वाला जो पॉइंट है वो नहीं यूज। तो ई वाला पॉइंट जो है वो क्या बताता है, ए इज हेवियर देन ई एंड ई इज हेवियर देन सी। तो ए जो है वो ई से बड़ा है, वो अपने को दिख रहा है, ये 18 ग्राम है और ये 8 ग्राम है। और जो ई है वो सी से बड़ा है, वो भी दिख रहा है, क्योंकि ई जो है 8 आ रहा है और सी जो आ रहा है वो आ रहा है 2। तो ये हुआ अपना फाइनल वैल्यू। तो अगर ये जो फाइनल वैल्यू इसको मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट में लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले जो रहेगा वो बड़ा रहेगा और ऐसे ऐसे कम होते होते जाएगा।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैं पहले लिखूंगा ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद आएगा मेरा ई, फिर उसके बाद आ जाएगा डी, फिर लास्ट में आ जाएगा सी। तो ए सबसे बड़ा है जो है 18, बी फिर 9 आएगा, ई जो है 8 आएगा, डी जो है 4 और सी जो है लास्ट में सबसे छोटा आएगा वो आएगा 2। तो अभी देखते हैं सारे क्वेश्चन को टैकल करना। विच इज द लाइटेस्ट एंड हेवीएस्ट पेयर? तो लाइटेस्ट हो जाएगा सी और हेवीएस्ट हो जाएगा ए। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ए और सी। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन था अपने पास। ए और सी था फर्स्ट वाले का आंसर। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डी। ठीक है, क्योंकि जो अपने को वैल्यू आया था ए लाइटेस्ट था और हेवीएस्ट जो था वो था ए। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? तो ये मैं फॉर ये लिख ही देता हूँ, ए बी ई डी सी जो है मैं इधर ही लिख देता हूँ और सारे क्वेश्चन को इधर ही टैकल कर। ए बी ई डी और सी, तो ये है। तो अभी ई इज लाइटर देन विच ऑफ द टू आर्टिकल्स, मतलब ई किस दोनों चीजों से हल्का है? तो ए सबसे भारी है, तो ई जो है ए से हल्का होगा और बी से भी हल्का होगा। तो ए एंड बी, यानी कि बी एंड ए, तो ये वाले ऑप्शन क्वेश्चन का भी ऑप्शन आया डी करेक्ट। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग above statement is not necessary to determine the correct order of the weight? तो अभी मैंने क्या किया था, ऑप्शन ए मतलब जो पॉइंट ए बी सी और डी ही यूज किया था, और ई वाला जो ऑप्शन है या फिर ई वाला जो स्टेटमेंट है मैं वो यूज ही नहीं किया था। और मेरे को जो ए बी सी डी वाले ऑप्शंस है उसी में से मेरे को ये स्टेटमेंट मिल गया, और मैंने वो स्टेटमेंट को सिर्फ वेरीफाई करवाया ई वाले जो स्टेटमेंट से कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करके, और वो सेटिस्फाई कर रहा था। तो अगर मेरे को ई वाला स्टेटमेंट अगर नहीं भी दिया होता तो मैं जो है ये क्वेश्चन को टैकल कर पाता था। तो वही पूछा है, नॉट नेसेसरी करके पूछा है, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो नहीं दिया होता तो भी चल जाता था, और वो ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी कि ई वाला स्टेटमेंट अगर नहीं भी दिया होता तो अपने से हो जाता था ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ कि अपना जो 3 क्वेश्चन है वो आप लोग को अच्छे से समझा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या, विच इज द सेकेंड लाइटेस्ट आर्टिकल? तो ये एकदम लाइटेस्ट हो गया और ये एकदम हेवीएस्ट हो गया। ए जो है हेवीएस्ट हो गया, सी जो है लाइटेस्ट हो गया। तो सेकेंड लाइटेस्ट पूछा, सेकेंड लाइटेस्ट जो है वो हुआ ऑप्शन डी, यानी कि मतलब आर्टिकल जो है डी, और यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा डी। तो अगर आप लोग तुक्के मारने पे भरोसा रखते हो और अगर आप लोगों ने सबका जो है डी ऑप्शन सही किया होता तो ये सेट पूरा आपके फेवर में रहता था और आपको पूरा क्वेश्चन जो है राइट मिल। तो वो ऐसे मजाक कर रहा था। उसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है मेरा ये पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन के साथ साथ जो रेशियो का कन्वर्जन था वो आप लोग को समझ में आया होगा। जो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी ये दिया था, और उसमें से कैसे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी ऐसा डायरेक्ट लिखना है। तो ये जो है ये एक की लर्निंग है जो आप लोग ये वाले क्वेश्चन से सीख लेना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। 5 फ्लोर्स बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग द ग्राउंड फ्लोर, इसका ये मतलब हुआ कि 5 माले का बिल्डिंग है एक्सक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर, मतलब जी छोड़ के 1 2 3 4 ऐसा 5 तक जाएगा। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन बताते वक्त कर ही दूंगा। देर आर 5 कपल्स एंड द हेड ऑफ द फैमिली, तो थोड़ा डेटा दिया हुआ है और फिर उनके 5 पॉइंट दिए हुए 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्स इन द सेकेंड फ्लोर? और ऑप्शन ए बी सी तो ठीक है, लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन मेरे को थोड़ा ट्रिगर कर रहा है कि कैनॉट बी डिटरमाइन। तो ये पूरे सेट को मैं एक क्वेश्चन मार्क दूंगा कि मैं ये फर्स्ट गो में तो अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं सेकेंड गो में आके करूंगा, क्योंकि हो सकता है ये वाले क्वेश्चन में कोई कोई अपने को क्लियर कट आंसर नहीं मिलेगा, और क्लियर कट आंसर के साथ साथ एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
और वो ही ये वाले क्वेश्चन मतलब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में मेन ड्रॉबैक होता है कि आप लोग को क्योंकि एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आप लोग का जो आंसर टिक कर दिया कि आप लोगों ने एक कंडीशन पकड़ के लिखा होगा और एक कंडीशन में समझो रानी और राजेश आ जाता है सेकेंड फ्लोर, तो आप लोग टिक कर दोगे। लेकिन दूसरा कंडीशन आपने देखा ही नहीं था और दूसरे कंडीशन में हो सकता है प्रीतम और तनु जो है वो सेकेंड फ्लोर में है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो एक मार्क मिलना था वो हो जाएगा 0। और उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण आपका जो जेबी का सीट है वो चला जा सकता है। तो प्लीज ऐसे जब भी कैनॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन दिखता है आप लोग को, तो मेक श्योर करना है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करना और सेकंड अटेम्प्ट में जब आप लोगों ने बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो टैकल करने के बाद ही ये वाले क्वेश्चन टैकल करना। ये मेरा थोड़ा सा एडवाइस रहा आपके लिए। और फिर क्योंकि यहाँ पे कैनॉट बी डिटरमाइन दिया है, तो फिर मैं तो जनरली यही बोलूंगा कि ये बाद में कर लेना, लेकिन ये आप लोग के ऊपर मैं फुल्ली सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग कैसे करना चाहते हो। आप लोग को इतना कॉन्फिडेंस है तो जरूर टैकल करना फर्स्ट गो में, और मतलब मेक श्योर करना कि आप लोग को करेक्ट आंसर आ जाए। तो ये रहा ये कैनॉट बी डिटरमाइन का, और उसके साथ साथ बाकी जो दो ऑप्शन है उसमें कुछ एम्बिग्यूटी नहीं दिख रहा है। तो देखते ये प्रिटी इजी क्वेश्चन हो सकता है या फिर डुएबल क्वेश्चन हो सकता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आए। तो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्या। अ 5 फ्लोर बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर। ये हुआ एक्सक्लूडिंग मतलब विदाउट इंक्लूडिंग या फिर उसके अलावा। तो ग्राउंड फ्लोर के अलावा 5 फ्लोर है, तो वही लिखा ग्राउंड फ्लोर के अलावा 5 फ्लोर लिख दिया। इज ऑक्यूपाइड बाय द नायर फैमिली। नायर फैमिली यानी कि मेरा खुद का फैमिली, मेरा खुद का बिल्डिंग ही है। तो क्या लिखा है आगे, देर आर 5 कपल्स एंड द हेड ऑफ द फैमिली। तो 5 कपल है और एक हेड ऑफ द फैमिली है। ये बेसिक थोड़ा थोड़ा डिटेल हुआ कि 5 कपल है और एक हेड ऑफ द फैमिली। अभी सारा पॉइंट पढ़ते क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट पैराग्राफ दिया होता है, नंबर नहीं दिया होता है। तो मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको जो है फिफ्थ लिख। और मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हर स्टेटमेंट का जो है मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है। तो अभी क्या बताया, द हेड ऑफ द फैमिली नरेंद्र ऑक्यूपाइज द टॉप फ्लोर। तो टॉप फ्लोर यानी कि क्या हुआ, फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पे नरेंद्र है। ये डायरेक्ट क्लियर स्टेटमेंट हो गया। इसको इसीलिए मैं मैथमेटिकली कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ा, ये क्लियर कर दिया हुआ है। तो मैंने ये फिफ्थ फ्लोर में जो है नरेंद्र को अलॉट कर दिया। तो अभी अपने पास टोटल बचा और 5 फ्लोर, और अपना एक स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो गया। तो अभी अपने पास 4 स्टेटमेंट बचा है और 5 पोजीशन बचा जहां जहां भरना है। अमन कैनॉट स्टैंड प्रीतम तनु। मतलब प्रीतम और तनु जो है वो एक कपल हो गया। तो कपल कौन कौन है वो भी मैं साइड बाय साइड लिखते जाता हूँ कि प्रीतम और तनु ये हो गया, और अमन एक है। कैनॉट स्टैंड प्रीतम एंड तनु, हेंस दे वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम ईच। तो इसका ये मतलब हुआ कि अमन और प्रीतम तनु जो है ये एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहते। लेकिन ये बहुत दूर रहना चाहते, कितना दूर रहना चाहते ये मैं अभी तो लिख नहीं पाऊंगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैं क्वेश्चन मार्क करके रख दूंगा और आगे वाले स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ूंगा। रानी राजेश एंड उमा वेंकट। तो रानी राजेश ये भी एक पेयर हो गया, कपल हो गया। और उमा वेंकट ये भी एक कपल हो गया। गेट अलोंग विथ ईच अदर एंड प्रिफर टू स्टे ऑन कंजिक्यूटिव फ्लोर। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव फ्लोर यानी कि रानी राजेश और उमा वेंकट जो है ये साथ में रहेंगे, लेकिन साथ में रहेंगे और इसका ये भी मतलब है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रानी राजेश ही ऊपर रहेंगे, उमा वेंकट भी ऊपर आ सकते हैं। तो ये एक मिला मेरे को पॉइंट नंबर 3 से। तो पॉइंट नंबर 3 में से ये बताया कि रानी राजेश और उमा वेंकट जो है कंजिक्यूटिव फ्लोर में रहेंगे, यानी कि ग्राउंड फर्स्ट में हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड में हो सकते हैं, सेकंड थर्ड या फिर थर्ड फोर्थ। लेकिन कभी ऐसा नहीं होएगा कि थर्ड और फर्स्ट में है करके। तो ऐसे बीच में कुछ गैप नहीं रहेगा और नजदीक नजदीक ही रहेगा। अभी फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। रेशमा एंड संजू एंड नरेंद्र आर सेपरेटेड बाय 1 फ्लोर। ये मेरे को एक क्लियर कट ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि
जो नरेंद्र है ये फिक्स्ड है, तो रेशमा एंड संजू और नरेंद्र जो है एक फ्लोर से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में एक फ्लोर है, तो फोर्थ फ्लोर जो है मैं वो वेकेट कर दूंगा और थर्ड फ्लोर में जो है मैं वहां पे लिखूंगा रेशमा एंड संजू। ठीक है, तो ये रेशमा एंड संजू जो है ये पॉइंट मतलब फ्लोर थर्ड में रहेंगे, और फ्लोर जो फोर्थ है वो वेकेटेड है अभी भी। फिर अभी पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के पहले फोर्थ पॉइंट जो है फुल्ली कंप्लीट हो गया, तो मैं ये पूरी तरीके से कट कर दूंगा। मैं थर्ड पॉइंट अब तक कट नहीं किया है क्योंकि थर्ड पॉइंट में मेरे को लोकेशन जो है वो फाइनलाइज नहीं। और सेकंड पॉइंट में मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि उसमें बहुत सी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि मेरे को ना अमन का लोकेशन पता है ना प्रीतम का लोकेशन, तो वो उसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो सेकंड पॉइंट को मैंने क्वेश्चन मार्क करके रखा हूँ। अभी मैं पढ़ूंगा फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट क्या पता है, बिनी हु इज अमन्स वाइफ। तो एक और मेरे को कपल मिला, वो है बिनी और अमन, ए बी। तो बिनी और अमन का भी एक ये हो गया, और उसके साथ साथ रेशमा और संजू। तो रेशमा और संजू ये हो गया, तो मेरे पांचों कपल मेरे को मिल गए। कौन कौन थे, तो ये पांच कपल हो गया, और एक हेड तो अपने को पता है नारायण, नारायण नहीं नरेंद्र है करके, तो अपने को हेड भी मिल गया और पांच कपल का भी पूरा डिटेल जो है मिल गया। Pini, who is Aman's wife, has problem with her joint, hence cannot climb the floor. तो फ्लोर चढ़ नहीं सकते ये बताया, ये थोड़ा ट्रिकी वे में बताया। तो क्योंकि वो फ्लोर नहीं चढ़ सकते तो वो ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे, बरोबर ना। तो ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे ये पता चल गया अपने को। तो बिनी और अमन जो है साथ में रहेंगे, तो ए और बी जो है वो साथ में रहेंगे, और वो रहेंगे ग्राउंड फ्लोर। तो अभी अपने को क्या पता चला है कि ग्राउंड फ्लोर का पूरा डिटेल्स मिल गया, थर्ड फ्लोर का पूरा डिटेल्स मिला, और फिफ्थ फ्लोर का पूरा डिटेल्स मिला। और ये फिफ्थ वाला पॉइंट जो है ये भी अपने ने पूरा यूज कर दिया। अभी अपने पास पॉइंट टू और थ्री है, और पॉइंट टू पे जो है मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था, तो उसमें ज्यादा एम्बिग्यूटी थे। तो मैं पॉइंट थ्री एक और बार पढ़ूंगा कि रानी राजेश एंड उमा वेंकट इन लोग साथ में रहेंगे। तो साथ में रहेंगे तो ये फोर और थ्री पे रह सकते थे, लेकिन थ्री ऑक्यूपाइड है, फाइव भी ऑक्यूपाइड है, तो फोर पे इन लोग में से कोई आ नहीं सकते। तो अपने पास एक के ऑप्शन जो बचा है वो है वन एंड टू। तो रानी राजेश को मैं इधर दूंगा, और उमा वेंकट को जो है मैं फर्स्ट फ्लोर दूंगा। और ये कुछ भी हो सकता है, उमा वेंकट ऊपर भी जा सकता है और रानी राजेश जो है वो नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा एम्बिग्यूटी बन रहा है, समझ में आया। फ्लोर नंबर वन और टू में जो है ये थोड़ा एम्बिग्यूटी रहेगा रिगार्डिंग रानी राजेश एंड उमा वेंकट का जो पोजीशन है, क्योंकि कौन किसके ऊपर आएगा ये क्लियरली नहीं बताया। Get along with each other and prefer to stay on consecutive floor, but it has not been clearly written कि रानी and Rajesh will be staying on the upper floor या उमा and वेंकट will be staying on the upper floor। तो वो इसीलिए नहीं दिया, तो यहाँ पे एक छोटा सा एम्बिग्यूटी आ गया। तो दिख रहा है आप लोग को जो कैनॉट बी डिटरमाइंड वाला कंसेप्ट है वो इधर अपने को समझ में आ रहा है कि क्यों आया है वो कर। और उसके बाद अभी एक के जो कपल बचा है वो है प्रीतम और तनु, तो उसको मैं फोर्थ पोजीशन अलॉट करूँ। तो इधर तक समझ में आया। फिफ्थ फ्लोर पे जो है नारायण रहेगा, फोर्थ फ्लोर पे पीटी मतलब प्रीतम और तनु, थर्ड में रेशमा एंड संजू। मैंने ये ऐसा आर और एस वगैरह ऐसे ही सब लिखा है, सिर्फ एब्रिविएशन दिया हुआ है तो मेरे को भी कंफ्यूज हो जा रहा है। और सेकंड फ्लोर पे रानी राजेश या उमा वेंकट कोई भी हो सकता है, और फर्स्ट फ्लोर में उनका उल्टा कोई है वो रहेंगे। और फिर ग्राउंड फ्लोर में जो है वहां पे रहेंगे अमन और बिनी। तो ये हो गया अपना पूरा जो छह फ्लोर का, छह फ्लोर यानी पांच फ्लोर और एक ग्राउंड फ्लोर जो है इसका पूरा एलोकेशन डन हो गया। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु लिव्स इन द सेकेंड फ्लोर। पहला ही क्वेश्चन है हु लिव्स इन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर में तो मेरे दो में से कोई भी रह सकते हैं, रानी राजेश या उमा वेंकट। तो इसका आंसर आ जाएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैं रिपीटेडली यही चीज बता रहा हूँ। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑन विच फ्लोर डज प्रीतम एंड तनु लिव्स। प्रीतम एंड तनु कहाँ लिव
कर रहे हैं फोर्थ फ्लोर में, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो फोर्थ फ्लोर लिख देंगे। हु लिव्स इन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में रह रहा है अमन और बिनी, तो ए बी लिव्स इन द ग्राउंड फ्लोर। तो देखते इसका ऑप्शन जो है वो टिक करते क्या क्या है अपने। तो अभी जो है फर्स्ट वाला जो है कैनॉट बी डिटरमाइंड दिया है, सेकंड वाला जो है प्रीतम एंड तनु, ये भी फोर्थ फ्लोर ही आया। सरप्राइजिंगली मैंने पहले ही नीचे ही डैश दिया हुआ था, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, इसका ऑप्शन आएगा डी, और ये यहाँ पे जो था हु लिव्स इन द ग्राउंड फ्लोर वो आया था अमन एंड विनय, तो इनका ऑप्शन आएगा फिर से डी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सेट जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा होगा ये वाले चैप्टर के रिगार्डिंग, अरेंजमेंट चैप्टर। क्योंकि अरेंजमेंट चैप्टर जो होता है वो जनरली जो बच्चे लोग का लॉजिकल रीजनिंग वीक होता है तो उन लोग डरते ये वाले क्वेश्चन को, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को डरते और उन लोग अटेम्प्ट भी नहीं करते, ट्राई भी नहीं करते, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है वो मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाता है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि बच्चों को मॉक्स देने के लिए, मॉक्स के साथ साथ आप लोग हर दिन में एक या दो सेट तो सॉल्व करने की कोशिश करो, एक या दो सेट सॉल्व करने की, तो ताकि आप लोगों को 30 दिन का जो गैप है, 30 डेज का जो गैप है मतलब सीईटी के एग्जाम के लिए, तो उसमें कम से कम आप लोग 60 क्वेश्चंस तो मिनिमम देखे ही होंगे, और 60 क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग मॉक्स दे रहे हैं, उस पे भी कम से कम 100+ क्वेश्चन दिख जाएगा आप लोग को। तो वैसे कर करके आप लोग का जो कंसेप्ट है वो डेवलप करने की कोशिश करिएगा अरेंजमेंट चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके साथ साथ अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को जो है ग्रो होने पे मदद करना। ठीक, तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो फिल्म यूनिट इज शूटिंग इन मुंबई, यूनिट कैमरा कुछ तो डेटा दिया हुआ है और 5 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है और इसमें क्या बताया लास्ट डे ऑफ शूट में उन लोग को फोटो लेना है, फोटो लेना है तो सब लोग साथ जो लोग हैं उन लोग एक लाइन में रुकेंगे या फिर आगे पीछे रुकेंगे, कुछ तो रुकेंगे, और उसका अरेंजमेंट करना है ये बताया हुआ है। अभी ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं और उसका ऑप्शन देखते हैं। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सिंगर, विलन, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। और क्योंकि ये देखो ये एक बहुत सटल वे में आप लोग को समझने की चीज, ठीक है, तो ये एक ट्रिक होता है जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने से मिलता है आप लोग। तो वो क्या मैं बताता हूँ कि जो सिंगर है, सिंगर के बाजू में सिर्फ एक बंदे का नाम दिया हुआ है, तो सिंगर हो सकता है कि वो आइल में रहेगा, आइल यानी कि एकदम एंड पोजीशन में, तो जो एंड पोजीशन है उसी को एक नेबर है, वरना बीच वाले कोई रहेगा तो उसको तो दो नेबर मिला ना, तो सिंगर जो है वो होगा कोई तो एक एंड पोजीशन में। तो अगर आप लोग को पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं समझाना तो कम से कम ये तो चीज समझना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि सिंगर के बाजू में एक ही बंदा है, यानी कि सिंगर जो है वो होगा आइल में, यानी कि कोई तो एक एंड पॉइंट पे, कौन सा एंड पॉइंट है वो तो मेरे को अभी भी नहीं पता, लेकिन ये एक छोटा सा हिंट जो है वो मेरे को क्वेश्चन से ही मिल गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते, हु इज सिटिंग बिटवीन सिंगर एंड हीरोइन। तो सिंगर को एक छोड़ के हीरोइन है ये भी पता चल गया आपको, ठीक है, सिंगर को एक छोड़ के जो है वो हीरोइन है वो भी आपको पता चल गया। तो ये एक और डेटा मिल गया अपने को क्वेश्चन से। तो देख रहे हो जो पैराग्राफ दिया है उसके 5 पॉइंट तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिल रहा है अगर आप लोग, सॉरी, जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें से। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते, द हीरो इज सिटिंग इन डैश पोजीशन, तो फर्स्ट थर्ड सेवेंथ और उसके साथ साथ कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो कैनॉट बी डिटरमाइंड जो होता है ये बहुत मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग चीज होता है, अगर ये क्वेश्चन देख लिया होता तो मैं एज ए स्टूडेंट भी बहुत डर जाता था कि ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है करके। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि फर्स्ट गो पे ये वाले क्वेश्चन को मत करना और सेकेंड वाले गो पे जो है वो टैकल कर दो ये वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो गो में उसमें टैकल ये नहीं करना, इसका ये मतलब है क्योंकि आप लोगों के बाकी के भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग पहले अटेम्प्ट करो,
क्योंकि जो 150 मिनट है, 150 मिनट में अगर 200 क्वेश्चन टैकल करना है और उसमें कैनॉट बी डिटरमाइंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करना। आप लोग पूरा 200 क्वेश्चन एक बार देख लो और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे आ जाना और उसके बाद आके ये वाले क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करना। ठीक है, ये हुआ ब्रीफिंग अबाउट द क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकल। तो अभी जो है अच्छे से पढ़ते क्वेश्चन और उसको टैकल करने की कोशिश करते। तो मैंने पहले बताया कि जो पॉइंट है मैं उसको इधर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ये बता दिया। अब फिल्म यूनिट इज शूटिंग इन मुंबई, ठीक है, वेरी गुड। द यूनिट comprises 7 members. On the last day of the shoot, they decide to click a group photograph. तो 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये 7 लोगों के लिए मैंने लाइन माना। और क्योंकि कैनॉट बी डिटरमाइंड है तो ऐसे मल्टीपल बनाते जाना पड़ेगा आप लोग को, मैं पहले ही एक हिंट दे रहा हूँ। तो यही रीजन के लिए मैंने बोला कि फर्स्ट को मैं मत अटेम्प्ट करना है। द सिंगर वॉन्ट्स टू बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द हीरो, तो ये पता चला है। और अपने को सिंगर जो है वो ये भी पता है कि सिंगर कोई तो एक एंड पॉइंट पे रहेगा। तो सिंगर अगर यहाँ पे रहेगा, वो अपने को क्वेश्चन से ही पता चल गया था, ये वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन। तो सिंगर अगर यहाँ पे होगा तो हीरो जो है वो एकदम उसके ऑपोजिट में होगा, क्योंकि एज फार एज पॉसिबल तो सबसे दूर वाला पोजीशन होगा। और वैसे ही एक और इसका ये बनेगा कि अगर सिंगर ये वाले एंड में, तो हीरो जो होगा वो ये वाले एंड में होगा। तो अपने को दोनों एंड पॉइंट में कौन कौन है वो पता चल गया, और वो है सिंगर और हीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है वो फुल्ली अटेम्प्ट कर दिया, फुल्ली टैकल कर। अभी सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द हीरो वांट्स टू सिट नेक्स्ट टू द हीरो, तो इसको तो अभी मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन हीरोइन जो एचआर है वो विलन के साथ है, ये मैं लिख दिया। एचआर और वी साथ में रहेगा, लेकिन कौन किधर आएगा ये नहीं पता। ये हो गया। अभी थर्ड पॉइंट क्या है वो पता। द हीरो वांट्स ओनली वन पर्सन बिसाइड हिम एंड दैट इज द डायरेक्टर। तो देखो, वन पर्सन बिसाइड हिम ये तो अपने को पहले ही पता चल गया था, क्योंकि जो सिंगर और हीरो है वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर है। और ये भी बताया कि हीरो के जो बाजू में है वो है डायरेक्टर, तो हीरो की इस बाजू में आया डायरेक्टर, और ये वाले केस में हीरो के यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड वाला पॉइंट जो है मैं फुल्ली टैकल कर दिया वो वाला। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में जाएंगे। तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या बताया, द प्रोड्यूसर वांट टू सिट नेक्स्ट टू द राइटर एंड बोथ डू नॉट विश टू ऑक्यूपाई द एंड सीट। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर और राइटर है इन लोग साथ में रहना चाहेंगे। तो प्रोड्यूसर और राइटर, पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला जो है वो उन लोग साथ में रहना चाहते हैं। तो यहाँ दो भी हो सकता है, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, किधर भी हो सकता है, तो अपने को पता नहीं। तो ये वाला पॉइंट को जो है ये भी रखेंगे, और सेकंड वाला पॉइंट को भी है, सेकंड और फोर्थ पॉइंट को मैंने अभी होल्ड ऑन कर दिया। अभी देखते हैं फिफ्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट ये बताया, द हीरो एंड द हीरोइन आर सेपरेटेड बाय 3 पीपल। जब ऐसा 3 पीपल या फिर कोई भी क्वांटिटी प्रॉपर बताया हुआ है, तो आप लोग हमेशा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट समझ ले। ठीक है, तो हीरो और हीरोइन के बीच में 3 लोग हैं, तो इधर 1 2, तो हीरो और हीरोइन इधर हुआ। ठीक है, हीरो से 3 स्पेसेस छोड़ के हीरोइन है, और हीरो से 3 स्पेसेस, 1 2 3 छोड़ के हीरोइन है। ये हुआ। अभी अपने को क्या पता है, पीडब्ल्यू साथ में रहना है, और एचआर यानी कि हीरोइन और वी विलन जो है साथ में रहना। तो हीरोइन के इस बाजू में विलन लिख दूं क्या, मैं एक अलग कलर के पेन से लिखता हूँ। अगर मैं इधर विलन लिख दूंगा ये वाले पोजीशन, तो पीडब्ल्यू साथ में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू दूर दूर हो जाएगा, और वो अपना जो है पॉइंट नंबर 4 का वायलेशन है। तो ऐसे नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, वी का जो वैल्यू विलन जो है मैं उसको इधर बिठा दूंगा, और पीडब्ल्यू जो है उनको मैं इधर बिठा दूंगा। अभी ये जो पीडब्ल्यू है इन लोग आपस में लोकेशन जो है चेंज कर सकते हैं। वैसे ही वी और एचआर
यानी कि विलन और हीरोइन जो है इन लोग भी आपस में जो है जगह चेंज कर सकते, ये समझ में आया। और वैसे ही अगर दूसरे सिनेरियो देखोगे तो दूसरे सिनेरियो में भी विलन जो है वो इधर आ जाएगा और पी जो है वो इधर आ जाएगा, लेकिन फिर से पी और प्रोड्यूसर और राइटर जो है उनका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हीरोइन और विलन जो है उन लोग भी अपने पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अपने को ये वाले क्वेश्चन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन जो है नहीं आया। तो सीबीडी जो है ये एक पॉसिबल आंसर हो जाता है। ये पॉसिबल आंसर है कि अपने क्वेश्चन में सीबीडी यानी कि कैनॉट बी डिटरमाइंड आ सकता है। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सिंगर। नेक्स्ट टू सिंगर क्या है, विलन है फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस में भी विलन है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एचआर भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाला केस जो है वो आएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। सेकेंड वाला केस देखते हैं, हु इज सिटिंग बिटवीन सिंगर एंड हीरोइन। तो सिंगर एंड हीरोइन हो गया। तो सिंगर एंड हीरोइन देखते हैं, तो सिंगर एंड हीरोइन के बीच में जो है वो है विलन। और यहाँ पे भी देखो सिंगर एंड हीरोइन, क्योंकि उसके बीच में अगर किसी को बैठना है तो वो हो जाएगा विलन। तो फिर यहाँ पे भी आ जाएगा विलन। और थर्ड वाला, हीरो इज सिटिंग इन विच पोजीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है। अगर यहाँ से मैं मार्किंग दूंगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे से फर्स्ट पोजीशन है। और दूसरा केस देखूंगा तो सेवेंथ पोजीशन। तो ये फर्स्ट भी हो सकता है, सेवेंथ भी हो सकता है। तो क्योंकि दोनों हो सकता है तो ये हो जाएगा सी। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या है अपने आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द विलन, नेक्स्ट टू द सिंगर। तो नेक्स्ट टू द सिंगर अपने को कैनॉट बी डिटरमाइंड आया, और यहाँ पे विलन ही है एक ऑप्शन है और दूसरा एक ऑप्शन नहीं है। तो सिंगर के जो बाजू में था वो था विलन और हीरोइन। तो मतलब इधर क्वेश्चन थोड़ा फ्रेमिंग में गलत हुआ। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द सिंगर अमोंग द फॉलोइंग, ऐसा आना चाहिए। तो अमोंग द फॉलोइंग विलन और एचआर में से आएगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो सकता है विलन। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं है। आप लोग ये मत बोलना कि ऑप्शन फिफ्थ जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेक्ट ऑप्शन आएगा, वैसा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों में कौन हो सकता है जो सिंगर के बाजू में आ सकता है। तो इन चारों में विलन जो है वो आ सकता है। तो ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंगर और हीरोइन। सिंगर और हीरोइन के बीच में कौन आता है, वो आएगा विलन। और थर्ड वाला ऑप्शन जो है, हीरो इज सिटिंग इन डैश पोजीशन। तो अपने को एक में से आया था फर्स्ट और एक में से आया सेवन। तो देख रहे हो आप लोग अभी यहाँ पे फर्स्ट और सेवन दोनों दिया हुआ है। तो दोनों दिया हुआ है, इसका ये मतलब है अगर आप लोगों ने कोई एक कंडीशन बनाया हो कि फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक कंडीशन है, और वो आप लोग को दिख रहा है कि ये पूरा 5 पॉइंट जो है वो उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लोग उस वो 5 पॉइंट में से अगर हीरो जो अगर आप लोगों ने जो केस लिया था उसमें हीरो फर्स्ट पोजीशन में आएगा तो आप लोग फर्स्ट टिक कर दोगे। अगर कोई और बच्चा जो है वो हीरो को सेवेंथ पोजीशन में रखा होगा तो सेवन टिक कर दोगे। तो ये दोनों बच्चों को मिलेगा बड़े बड़े अंडे, क्योंकि ये दोनों है जो गलत ऑप्शन है, और अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं जो है ये वीडियो खत्म कर देता हूँ, और अपना जो पार्ट 1 है लीनियर अरेंजमेंट, ये यहाँ पे हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और पार्ट आएगा जहाँ पे अपन लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो 2 है वो देखेंगे, हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखेंगे, जहाँ पे अपना जो हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग के साथ साथ दो ऑपोजिट में भी बैठे हुए लोग हैं वैसे वाले क्वेश्चन टैकल करें। फिर उसके बाद आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर उसके बाद तो आ जाएगा सबसे टफेस्ट जो कंसेप्ट है वो है मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का तीनों सेट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग को जो लीनियर अरेंजमेंट कंसेप्ट है उस पर थोड़ा सा जो है ग्रिप मिल रहा है, और आपका अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रो हो रहा है।
तो जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को प्रमोट होने पे मदद करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।